दोस्तों, पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी बाल यौन शोषण का भाग 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए भाग 2 की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, चाचा जी जिन्हें मैं अपने पापा से भी ज़्यादा प्यार करती थी, जिन्होंने मेरा जन्म, मेरा बचपन बहुत करीब से देखा था, मुझे हर जगह घुमाने, स्कूल छोड़ने वहीं आते थे। मुझे चॉकलेट दिलाते, रंग बिरंगे गुब्बारे भी दिलाते थे। मेरे बचपन के 6 साल उनके साथ बहुत अच्छे बीते। बस मेरी यादों में मेरा बचपन 6 साल का ही था। उसके बाद जो कुछ भी था वह किसी नर्क से कम नहीं था। अब आगे मैं बड़ों की सारी नसीहतें मानती, ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो, कोई आए तो उनके सामने मत आओ, लड़कों से बात मत करो, जोर से बात मत करो, जोर से हंसो मत। मेरा घर किसी आम घर की तरह ही था। मेरी माँ हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती, पापा काम पर जाते और चाचा जी घर और बाहर दोनों संभालते, इसलिए वे अक्सर घर पर ही रहते। मेरी यादें आज भी इतनी ताज़ा हैं मानो कल ही वह दिन गुजरा हो, जिस दिन से मेरे लिए सब कुछ भयावह हो गया। मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मैं सिर्फ 6 साल की थी। रोज की तरह खेल कर लौटी थी। उस दिन मेरे घुटने में चोट लगी थी। मैं रोते हुए घर आई। माँ रसोई में थी, इसलिए चाचा जी ने मुझे गोद में उठा लिया और कहने लगे, हमारी गुड़िया रानी गिर गई। कोई बात नहीं, चाचा जी आपकी मरहम पट्टी कर देंगे, फिर आपका दर्द कम हो जाएगा। ऐसा कहते हुए चाचा जी मुझे ऊपर अपने कमरे में ले जाने लगे। दादी वहीं आंगन में बैठी थी, पर उन्होंने रोकने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्हें लगा मैं सबसे सुरक्षित हाथों में हूँ। चाचा जी ने मुझे अपने बिस्तर पर बिठाया, पुचकारा, पीठ पर लाड से हाथ भी फिराया। उनके इस लाड प्यार की मुझे आदत थी, पर उसके बाद जो हुआ उसकी आदत मुझे नहीं थी। वे घुटने पर दवाई लगाती हुई कहने लगे, अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब आपको अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने अपना हाथ ऊपर की ओर खिसकाना शुरू किया। यह सब क्या हो रहा है, यह समझने में मैं पूरी तरह असमर्थ थी, पर वह छूहन और उसका एहसास बहुत गंदा था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। वह छुअन इतनी अस्वाभाविक थी कि मैं बिना कुछ कहे वहाँ से भाग गई, पर किसी से कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन मैं सब भूल गई। 6 साल की उम्र की बेफिक्री एक बार फिर मुझ में आ गई। मैंने फिर चाचा जी के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब चाचा जी मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तब अचानक उन्होंने कार एक सुनसान रास्ते पर यह कहकर रोक दी कि उनसे यहाँ कोई मिलने आने वाला है। उन्होंने मुझे चॉकलेट दी और फिर से अपने हाथ से मेरे घुटनों के ऊपर सहलाने लगे। मैं घबरा गई कि यह अचानक चाचा जी को क्या हो जाता है। मेरे हाथ से उनकी दी चॉकलेट गिर गई। मैं रोने लगी, पर वे नहीं रुके। उन्होंने मेरे शरीर पर ऊपर नीचे हर जगह हाथ लगाया। उनके चेहरे पर अजीब सा आनंद था, जिसे समझने में मैं असमर्थ थी। उस दिन के बाद से उनकी रही सही झिझक और डर भी जाता रहा। आए दिन मुझे अकेला देखकर वे वही घिनौनी हरकतें करने चले आते और मैं अपने ही घर में खुद के लिए एक सुरक्षित कोना तलाशती रह जाती। रात को सोते समय मैं अपनी गुड़िया को कसकर पकड़कर सोती। रात भर मेरी नज़र दरवाजे पर रहती कि कहीं चाचा जी आ न जाएं। मेरी दादी की सुनाई परियों की कहानी के राक्षस मेरी जिंदगी में आ जाएंगे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था।
मुझे शारीरिक पीड़ा तो हो ही रही थी, पर मानसिक तौर पर क्या हो रहा था उसे बयां कर पाना मुश्किल था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि जो पीड़ा मैं सहन कर रही हूँ वह वास्तविकता में एक जघन्य अपराध है। उसे समाज में शारीरिक शोषण कहा जाता है। मुझे अपने शरीर पर किसी के भी स्पर्श से घिन होने लगी थी। मैं बार बार नहाती, बार बार साबुन से अपने हाथ धोती, फिर भी वह एहसास ना धुलता। मेरे अपराधी को समाज और परिवार में इज्जत पाता देख, सबके साथ हंसता खेलता देख मेरा खून खौल उठा। उन्हें किसी का डर नहीं था। इस तरह के किसी भी आदमी को समाज, परिवार या कानून का डर नहीं होता, क्योंकि उनके पास इज्जत, ओहदे का ऐसा लबादा होता है जिसके नीचे की जिंदगी कोई चाहकर भी नहीं देख सकता। ये लोग समाज के ठेकेदार बने घूमते हैं। इनके लिए रिश्ते, संस्कार, सब कुछ सहूलियत की चीजें होती हैं, जिन्हें ये अपनी ज़रूरत के अनुसार तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। आखिरकार 4 साल बाद एक दिन मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। मैं खुद उनके पास गई और उनसे कहा कि अगर उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो मैं सारी बातें माँ से कह दूंगी। उन्होंने हंसकर मेरी पीठ पर हाथ फिराया और कहा, क्या बताओगी? क्या आपके चाचा जी आपको प्यार भी नहीं कर सकते? तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? जाओ, खेलने जाओ। उनकी इस बेफिक्री ने मुझे और बेचैन कर दिया। लिखते लिखते कनिका के चेहरे पर एक करुणा के भाव आ गई। वो अपने आप में बड़बड़ाने लगी, कितनी असहाय थी मैं अपनों के बीच। उसने आगे लिखना शुरू किया। माँ, क्या आपको याद है वह दिन जब मैं आपको चाचा जी के बारे में बताने आई थी? मैंने आपको सब कुछ बताया था। मुझे आपका दुख आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। आपने मुझे गले से लगा लिया था। कितने दिनों के बाद मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। मुझे लगा कि अब आप जाकर उस राक्षस से जवाब मांगेंगी कि आखिर उसने आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। पर आपने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। आपने कहा, बेटा, जो भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा। तुम इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करोगी। इससे समाज में तुम्हारी और घर की बदनामी होगी। और अगले ही दिन आपने मुझे नानी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। माँ, क्या आपको विश्वास था कि मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगी? मैं तो कमजोर थी, असमर्थ, असमक्ष थी, पर आप तो मेरी आस थी। मुझे विश्वास था कि आप जरूर कुछ करेंगी। आप मेरी शक्ति क्यों नहीं बनी माँ? आप मेरे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको याद है माँ, दूसरे दिन घर से विदा लेते समय दादी ने मुझसे कहा, बेटा, तुमने सबके पैर छुए लेकिन अपनी चाचा जी के नहीं छुए। जाओ, जाकर चाचा जी को प्रणाम करो। उस दिन मैं टूट गई माँ। जिस आदमी ने मेरा बचपन अपने पैरों तले रोल दिया, मुझे झुककर उसके उन्हीं पैरों को छूना पड़ा। वह विजेता की तरह चौखट के भीतर ही खड़ा रहा और मुझे अपराधी की तरह अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा। मैं आज तक इस ऊहापोह में हूँ माँ कि आखिर मैं कहाँ गलत थी। इतना लिखकर कनिका ने डायरी और आंखें बंद कर ली। अब ट्रेन की धड़-धड़ की आवाज कनिका के दिल की धड़कनों के साथ कदम ताल कर रही थी। उसकी खींच, उसका गुस्सा आज भी शांत नहीं हुआ था। वह बीती बातों, अपनी पीड़ा को याद कर अपने हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ घृणा थी, घिन थी। इतने में स्टेशन आ गया। सामान के साथ अपने मन का बोझ लेकर वह सीधे अस्पताल गई। सब
आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे। कनिका ने मिनी को अपनी माँ के पास बाहर छोड़ा और खुद अंदर चली गई। उसने देखा चाचा जी अनगिनत मशीनों के सहारे जिंदा थे। कनिका की आहट से उनकी आंख खुली। कनिका ने उनसे कहा, चाचा जी, आपको इस हालत में देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। एक विकृत आनंद की अनुभूति हो रही है, ठीक उसी तरह जैसे आपको मुझे पीड़ा देते वक्त होती थी। चाचा जी की आंखों से आंसू निकल आए। कनिका ने कहा, आपके इस पछतावे का ना तो इतने सालों के बाद कोई मतलब बनता है और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ेगा। मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि जिस डर से मैं इतने सालों से भाग रही हूँ उससे आंखें मिलाने आई हूँ, ताकि समय आने पर मैं अपनी बेटी के लिए सबसे लड़ पाऊँ, उसे आप जैसे लोगों से सुरक्षित रख सकूं, उसे सिखा सकूं कि उसे किसी भी प्रकार का अत्याचार सहने की ज़रूरत नहीं है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो नहीं कर पाऊंगी और ना ही आज आपके पैर छू पाऊंगी। इतना कहकर वह बाहर आ गई। अपनी माँ के पास आकर उसने पर्स में से डायरी निकाली और माँ को देते हुए बोली, आप यह डायरी पढ़ना, मैंने आपके लिए ही लिखी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप समझें कि उस समय मेरा दर्द, मेरी पीड़ा समाज, मान, प्रतिष्ठा, घर परिवार सबसे ऊपर थी। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, चलती हूँ माँ, 2 घंटे में वापसी की ट्रेन है। कनिका अब काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी, मानो सारा बोझ उतार कर आई हो। ट्रेन में बैठने के बाद उसने मिनी से कहा, मिनी, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर तो माँ बेटी के सवाल जवाब का सिलसिला रेल की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता ही चला गया। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।